तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स को मसला था, पहले उस पर बात करते हैं, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने फर्दर एरियाज पे मूव करेंगे। तो सबसे पहले तो मुझे बताएं, ऑनलाइन वालों को सही तरीके से आवाज़ आ रही है मेरी? ऑनलाइन वाले जितने भी हैं, क्या उनको ठीक तरीके से आवाज़ आ रही है? चलें जी, आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। देखें, आप लोग नॉर्मली जो बिजनेसेस अपने सामने होते हुए देखते हैं, जैसे कैफेटेरिया है, कैफेटेरिया जो बिजनेस कर रहा है वो बेसिकली क्या है, प्रोडक्ट बेस्ड है। वहां पर कोल्ड ड्रिंक्स रखी हैं, जूस है, चिप्स हैं, बहुत सी वैरायटीज हैं, और वो उससे बेचता है, बेच के अर्न करता है। लेकिन ARTT जो है, या लेट सपोज यूफोन है, वारिद है, जैज है, उसकी प्रोडक्ट क्या है, सिम, या सिम के अंदर मौजूद जो सर्विसेज दे रहा है, वो जो सर्विस दे रहा है वो, जैसे कि इंटरनेट में आपके पास आ गया स्ट्रॉन्ग फाइबर। स्ट्रॉन्ग फाइबर क्या कर रहा है कि आपको इंटरनेट की सर्विस दे रहा है, यानी उस बिजनेस के लिए जो प्रोडक्ट है वो टेंजिबल नहीं है, वो इनटेंजिबल है। लेकिन वो इनटेंजिबल की सर्विस तब दे सकता है कि जब वो अपने साथ कुछ टेंजिबल चीजों को मिला दे। जैसे मिसाल के तौर पे वाईफाई का राउटर है, केबल है, ईथरनेट की केबल जो आती है, जब तक उनको नहीं मिलाया जाएगा तब तक वो जो बिजनेस है, जो इंटरनेट की फैसिलिटीज आपको देना चाहता है, तब तक वो आपको फैसिलिटेट नहीं कर सकता। टीचिंग है, ARTT है, इसकी प्रोडक्ट क्या है, CA, ACCA, ICM है। लेकिन क्या ये प्रोडक्ट डिलीवर कर पाता अगर ये बिल्डिंग ना होती, अगर ये चेयर्स ना होती? इसका मतलब यह है कि मैं ये नहीं कहूंगा कि इसका जो इस बिजनेस का जो इस बिजनेस की जो प्रोडक्ट है वो टेंजिबल प्रोडक्ट है, मैं ये नहीं कहूंगा। इस बिजनेस की प्रोडक्ट इनटेंजिबल है, क्योंकि मैं यहां सेल क्या कर रहा हूं, कुर्सियां, क्लास नहीं, मैं सर्विस दे रहा हूं, एजुकेशन सर्विस दे रहा हूं। तो जो चीज बेचूंगा, जिस चीज को बेच के पैसे कमाऊंगा, उसको मैं कहता हूं रेवेन्यू। अब इसकी मिसाल ऐसी है कि लेट सपोज किसी ने मुझे कहा खाड़ी। अब खाड़ी जो है वो अपने पास कपड़े भी बेच रहा है, कॉस्मेटिक भी बेचता है, परफ्यूम्स भी बेचता है, बहुत सी चीजें बेच रहा है, पर्स भी बेच रहा है, बहुत सी चीजें। अगर वो उसके अलावा शेल्फ बेच दे, अपना काउंटर बेच दे, कंप्यूटर जो लगा है वो बेच दे, स्कैनिंग डिवाइस बेच दे, एयर कंडीशन बेच दे, वो जो पुतले रखे होते हैं वो बेच दे, क्या उससे आने वाले पैसों को मैं रेवेन्यू कह सकता हूं? कभी भी नहीं कह सकता, क्योंकि रेवेन्यू हमेशा तब अर्न किया जाता है जब मैं ऐसी प्रोडक्ट को या ऐसी चीज को सेल करूं जिसका बिजनेस हो, मेरा प्राइमरी सोर्स ऑफ बिजनेस जिसे हम कहते हैं। यानी जिसके लिए मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है वो क्या है, कपड़े बेचना, परफ्यूम बेचना। लेकिन एक सवाल यहां आता है कि सर खाड़ी का काम परफ्यूम बेचना तो नहीं है, कपड़े बेचना है? नहीं, उसके पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो वो सेल कर रहा है, उसी के लिए उसने वो शॉप खोली हुई है। उसने वहां पे मौजूद जो शेल्फ है उसको बेचने के लिए शॉप नहीं खोली, वहां जो AC लगा उसको बेचने के लिए शॉप नहीं खोली। तो हमें पहले ये बात समझ आ गई कि टेंजिबल और इनटेंजिबल क्या है। जैसे हेयर ड्रेसर है, जो आपकी हेयर ड्रेसिंग, हेयर स्टाइलिंग करता है, ऑल्दो वो बंदा क्या है, वो खुद तो टेंजिबल है ना, उसकी कोई ना कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है। लेकिन हम क्या उस हेयर ड्रेसर की वजह से जा रहे हैं, या उस हेयर ड्रेसर की तरफ से जो स्टाइल हमें मिलता है उसकी वजह से जाते हैं? स्टाइल की वजह से जा रहे हैं। तो हम क्या कहते हैं कि हम उसके पास सर्विस एक्वायर्ड करने जा रहे हैं। अब वो जो सर्विस सेल करेगा, उससे जो अर्निंग होगी वो उसके लिए क्या कहलाएगी, रेवेन्यू। यहां तक बात क्लियर है? कोई मसला तो नहीं है? तो टेंजिबल इनटेंजिबल का फर्क पता चल गया। क्या हमें, जैसे मिसाल के तौर पे AC रिपेयर करने वाला बंदा और AC सेल करने वाला बंदा, दोनों में फर्क है कि नहीं है?
एक बंदा एसी सेल कर रहा है, एक बंदा एसी ठीक करने की सर्विसेज सेल कर रहा है। एसी सेल करने वाला टेंजिबल है, एसी की सर्विसेज सेल करने वाला इंटेंजिबल है। दोनों अपनी चीजों को बेचेंगे। एक बंदा एसी को बेच के पैसे कमाएगा तो वो उसका रेवेन्यू, एक बंदा एसी ठीक करके जो पैसे लेगा वो उसका रेवेन्यू। तो यहां तक बात क्लियर है हमारे पास। फिर बच्चों को मसला आया था कॉस्ट का। कॉस्ट क्या है यहां पर, क्योंकि काशिफ भाई जो है पीआरसी 4 पढ़ा रहे हैं अली भाई के साथ, तो वो वहां पर आपको एक अलग डायलेमा में और एक अलग डायमेंशन पे लेके जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा एक आइडिया दे दूं, वो ये है किसी भी चीज को एक्वायर करने के लिए, किसी भी चीज को एक्वायर करने के लिए, एक्वायर करने का मतलब क्या होता है, लेट सपोज ये सेलफोन पहले मेरा नहीं था, मैं मार्केट गया और मार्केट जाके सेलफोन मैंने खरीद लिया। इसे एक्वायर करने के लिए जितने पैसे मैंने दिए हैं वो क्या कहलाएगी, कॉस्ट। अब यहां एक बच्चा बोल सकता है कि सर मैं मार्केट गया तो मेरा पेट्रोल भी लगा, मुझे वहां पर चाट पसंद आ गई तो मैंने वो भी खा ली, फिर चाट खाई तो बोतल पी ली, बोतल पी ली तो सिगरेट पी ली। तो क्या उसके पैसे भी मैं इस मोबाइल में चार्ज करूंगा? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मोबाइल खरीदने के लिए उन पैसों को स्पेंड करने की नीड नहीं थी। सर्विस है, आप जो मंथली इंटरनेट सर्विसेज लेते हैं उसको एक्वायर करने की कोई ना कोई पैसे देते हैं, तो वो आपके लिए क्या कहलाएगी, कॉस्ट कहलाएगी। अब यहां तक बात समझते हैं, आगे डिटेल में फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर आ जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ जाता है, उस पर हम बहस करके कोई फायदा नहीं है हमारा। यहां तक बात क्लियर है? तो जो हैंडआउट में मसला आया था वो क्लियर हो गया। अब आते हैं स्ट्रक्चर पे। देखें बेटा, जब भी कोई काम परफॉर्म किया जाता है तो एक इंडिविजुअल की लिमिटेशन है कि वो सारा काम खुद से नहीं कर सकता। जैसे यहां के जो हमारे हेड हैं सर तारिक तुनी और सर अहमद रजा, वो चाहते तो सारे सब्जेक्ट खुद पढ़ा सकते थे, कोई मसला ही नहीं है उनके लिए, पीनट से हैं सारे सब्जेक्ट। तो जब वो इतने बड़े सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं तो ये सब्जेक्ट क्या है उनके लिए। लेकिन अगर वो खुद से पढ़ाना शुरू कर दे तो क्या हर पेपर वो खुद से पढ़ा पाएंगे? चलो मान लिया पढ़ा भी लिया, तो कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा? पूरा दिन क्लासेस में लग जाएगा। और मुझे बताओ ये कब तक कंटिन्यू रह सकता है? कोई ना कोई एक दिन तो ऐसा आएगा जहां वो खुद थक जाएंगे बेचारे। यार इतनी क्लासेस ली जा रही हैं, सुबह 9 से स्टार्ट होते हैं, रात 10 बजे तक पढ़ा ही रहे। कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर उनकी लिमिट पहुंच चुकी होगी। तो उन्होंने इस ऑब्जेक्टिव को, इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए क्या किया, इसको एक ऐसे अंदाज में डेवलप किया कि हम सारे काम खुद नहीं कर सकते, इस बात को हमें एक्सेप्ट करना जरूरी है। इसमें कोई बुराई तो नहीं है। जब सारे काम खुद नहीं कर सकते तो अब मुझे क्या करना है, वो काम करने हैं जो मेरे अलावा और कोई नहीं कर सकता, और जो मेरे अलावा कोई कर सकता है मैं उस पर्टिकुलर काम का कोई स्पेशल बंदा हायर कर लेता हूं, और मैं जो काम पहले कर रहा था वो काम मैं क्या करूं, उसको दे दूं। बहुत से ऐसे काम मैं कर रहा था जो मेरे अलावा बहुत से लोग अच्छा बेहतर कर सकते थे। जैसे मिसाल के तौर पे एडमिन में आपने देखा होगा ओरिएंटेशन क्लासेस पे कि एडमिशन के लिए एक वहां पर लेडी बैठी थी और एक शेजर भाई हमारे थे जो कि डील कर रहे थे बच्चों के साथ। अगर आपका वास्ता पड़ा होगा तो सर अहमद भी कर सकते थे, सर तारिक भी कर सकते थे, और बेहतर करते कन्विंस करने के लिए, क्योंकि उनका जो एक लेवल है बच्चा खुद ही कन्विंस हो जाएगा उनसे। लेकिन उनका वो काम करना उनके उस लेवल पे नहीं आता, उनसे बेहतर कोई और कर सकता है। क्योंकि अगर वो काम करने पे वहां मसरूफ हो जाते हैं तो जो इतने बड़े पेपर्स को पढ़ाने के लिए स्ट्रेटेजी मेकिंग करनी है, बिजनेस के लिए जो स्ट्रेटेजी मेकिंग करनी है, वहां लॉस आ जाता। कहीं ना कहीं तो हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है ना। तो हम क्यों अपने बिजनेस को कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेज पे लाएं? हम कहते हैं कि हम इस काम के लिए स्ट्रक्चर बनाएंगे।
एक काम करने का तरीकेकार। काम करने का तरीकेकार क्या होगा कि मुझे सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि मेरे जितने भी काम हैं मेरे अलावा कोई और बेहतर कर सकता है, हाँ कर सकता है, उससे बुलाओ और उसे काम दे दो। अब काम देने के बाद टेंशन फ्री हो गए? नहीं, गलतियों के चांसेस भी हैं, मिस्टेक भी हो सकती हैं, इंप्रूवमेंट भी आएगी। जिस बंदे को काम दिया उसके लिए भी ये काम नया है, उसे सीखने में भी टाइम लगेगा। तो हमने कहा कि अब इससे कोऑर्डिनेट करते हैं, हर काम के बाद उससे एक थोड़ी सी मीटिंग रख लेते हैं कि भाई सब सही चल रहा है, आज के जो टास्क मैंने दिए थे उसमें कहीं मसला तो नहीं है। जैसे मैं आपको हैंड आउट देने के बाद मैं कहता यार आप जानो आपका काम जाने, पूछता रहा कोई मसला है कि नहीं, उससे क्या हुआ, जो मसले थे आपको ये इनकरेज हुआ कि यार नहीं, कहीं मसला आएगा तो हमारे पास कोई बंदा है सॉल्व करने के लिए। जब वो इश्यूज आपके सॉल्व हो गए, अब आपको क्या मोटिवेशन आई कि हाँ यार 10 बातें लिखी थी, 4 बातों में मसला था, वो 4 बातों का मसला अब मुझे और आगे बढ़ने का मौका मिल जाएगा। जब मैंने काम सिखा दिया, अब मैं आपको कर रहा हूं सुपरवाइज। तो ये है स्ट्रक्चर, ठीक है। घर भी बनता है तो ड्राइंग रूम अलग है, किचन अलग है, बेडरूम अलग है। कमरे बनाने की जरूरत क्या, एक बड़ा सा कॉमन बना दो, सभी एक में रहना शुरू कर दो। पॉसिबल नहीं है ना, चलो पॉसिबल भी होता, लेकिन क्या उससे बेटर तरीके से हम काम कर सकते थे, उसमें प्राइवेसी मेंटेन हो सकती थी? नहीं मेंटेन। तो हमें पता है कि हमें चीजों को क्या करना पड़ता है, स्ट्रक्चर करना पड़ता है। तो हैंडआउट से रिलेट कोई मसला जो अब भी रहता हो तो मुझे बता दें, ताकि आगे बढ़ने से पहले हम क्या कर सकें, अपने मसलों को हल कर दें। यहां तक ठीक था? कोई मसला? फिर एक मसला और बच्चों का आया पार्टनरशिप को समझने में। और पार्टनरशिप में भी किस बात को समझने में, जनरल को और लिमिटेड को। और कुछ बच्चों को मसला आया कि भाई लॉस की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी। तो मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल अप्रोचेस बता देता हूं। आगे बढ़ने से पहले एक दफा बता दें ऑनलाइन वालों को, जो बातें मैंने अभी तक कही वो ठीक तरीके से सुनाई दी, समझ आई? अच्छा जी, सबसे पहले बात कर लेते, एक बार क्विक रिवाइज कर लेते सोल ट्रेडर की। सोल ट्रेडर कौन होता है बताओ? जो इंडिविजुअली बिजनेस कर रहा है। इंडिविजुअल बिजनेस करने से क्या फायदे होते हैं भाई? एक बंदा इंडिविजुअल बिजनेस करता है तो उसके जहन में क्या होगा, सारा प्रॉफिट मैं रखूंगा, किसी को पैसे नहीं दूंगा, सारे डिसीजन मैं लूंगा, सारा काम मैं करूंगा, बिजनेस के हर थिक एंड थिन को मैं संभालूंगा, और अगर कहीं ना संभाल सका तो मैं कोई एम्प्लॉय रख लूंगा। यही बात है। अब अगर वो बिजनेस, एक सोल ट्रेडर अगर बिजनेस को ग्रो करवाना चाहता है तो उसके पास कौन से ऑप्शन है मेरे बच्चों? या तो वो किसी से उधार ले, या तो वो अपनी पर्सनल सेविंग अपने मामू से, बाप से, भाई से पैसे ले, या अपने पैसे देखे, या उसके पास कोई गाड़ी है, सोना है, बेच के वो क्या करे, इन्वेस्ट कर दे। ना अगर उसके पास कोई अपना पैसा है, ना उसे कोई उधार देने के लिए राजी है, तो वो क्या करेगा, किसी ऐसे बंदे को अपने साथ इन्वॉल्व करने की कोशिश करेगा जो इसके ऑब्जेक्टिव में, इसके मिशन में, इसके विजन में सेम लेवल की क्या कर सके, पार्टिसिपेशन कर सके। तो हम क्या कहते हैं इसको, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप कैसे होती है मेरे बच्चों? कि दो लोग आपस में आते हैं, कहते हैं यार बिजनेस चलाना है, मैं अपनी तरफ से इतने पैसे लाया हूं, आप अपनी तरफ से इतने पैसे लाओ। बिजनेस में 10 काम करने होते हैं, 5 आप करो, 5 मैं करूंगा, फायदा होगा इस तरीके से बांट देंगे इक्वली, नुकसान होगा इक्वली बांट देंगे। एक तरीकेकार। दूसरा, प्रॉफिट हुआ जितना हमने कैपिटल लगाया था उसके अकॉर्डिंग बांट देंगे, जितना लॉस हुआ उसी के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। दूसरा तरीकेकार।
तीसरा तरीकेकार कि हम प्रॉफिट को तो इक्वली बांटेंगे, लेकिन लॉस को एज पर कैपिटल रेशियो बांटेंगे। तीसरा तरीकेकार। चौथा तरीकेकार, प्रॉफिट को हम एज पर कैपिटल इन्वेस्टेड लेंगे, लेकिन लॉस को इक्वली बांटेंगे। तो ये चारों तरीकेकार में से कोई भी तरीकेकार आपस में लोग क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। इसमें कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है भाई। दो दोस्त मिलके काम कर रहे हैं, दो लोग मिलके काम कर रहे हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ना। ऐसे तो नहीं है ना कि मैंने उससे कोई बात नहीं की और मैंने साथ मिलके बिजनेस स्टार्ट कर दिया। आप किसी से भी बिजनेस स्टार्ट करोगे तो पहले उससे एक मीटिंग तो रखोगे ना। अब वो एग्री है, मैं एग्री हूं, तो मुझे क्या मसला है। अच्छा जी, अब एक बंदा है जो मेरे साथ मैं बिजनेस को, मैं लेट सपोज मेरा एक रेस्टोरेंट है, मैं हूं, मेरा नाम है इनिशियल एसपी। अब मैं बिजनेस का होलसेल ओनर हूं, मैं बिजनेस को सब पहले चला रहा था, अब मुझे ग्रो करने की जरूरत पड़ी, तो मैंने क्या किया, एक बंदे को रख लिया। लेट सपोज मैंने रखा यहाँ ताजदार को, ये मेरा पुराना अभी सितंबर बैच का बच्चा है। ताजदार को मैंने क्या किया, पार्टनर बनाया। अब मैंने ताजदार को कहा देखो यार एक काम करते हैं, हम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्या करते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जब मैंने ये बात बोली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने की, तो मतलब प्रॉफिट भी आ गया, लॉस भी आ गया, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये चीज नहीं जो मैंने अभी कही, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या है असल में, कि मैंने बिजनेस की तमाम डिसीजन मेकिंग में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया डिसीजन लेना। मैंने क्या किया, अपनी बिजनेस में डिसीजन मेकिंग को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जब मैंने बिजनेस की डिसीजन मेकिंग को डिस्ट्रीब्यूट किया, तो इसका मतलब यह है कि जो फैसले मेरे खराब फैसले की वजह से बिजनेस को इंपैक्ट आ सकता था, तो अब वो ताजदार के भी आएगा। तो ये कहलाएगी मेरी जनरल पार्टनरशिप। अब जनरल पार्टनरशिप और लिमिटेड पार्टनरशिप समझना आसान है, लेकिन इसमें सबसे मुश्किल चीज क्या है, इसमें सबसे मुश्किल चीज है लिमिटेड लायबिलिटी और अनलिमिटेड लायबिलिटी को समझना, जो आई गेस मोस्टली बच्चों को फेस करना पड़ रहा था। एम आई राइट? लिमिटेड लायबिलिटी, लायबिलिटी क्या है, अगर मैंने आपसे, नीचे जाते हैं कैफेटेरिया में, क्या नाम है भाई, मोहर्रम भाई नीचे जाते हैं और अपने दोस्तों के लिए लेते हैं चिप्स और जूस। अब पैसे नहीं है तो वो क्या कहेंगे, कल ले लेना मुझसे, उधार करेंगे। क्या मोहर्रम रिस्पॉन्सिबल नहीं है बाद में पैसे देने के, है ना? इसको अकाउंटिंग में कहते हैं लाइबल होना। क्या मोहर्रम इस बात के लाइबल नहीं है कि आने वाले वक्त में पैसे दिए जाएं? बिल्कुल लाइबल है। अब अगर मोहर्रम पैसे ना दे सके, तो वो जो कैफेटेरिया वाला बंदा है उसकी क्या अप्रोच होगी, चल भाई घड़ी निकाल, शर्ट दे अपना, रजिस्टर दे अपना, मोबाइल रखवा। इस तरह करते करते सब चीजें ले गया और मोहर्रम खड़ा है यूं करके, घर कैसे जाऊं, सब तो ले लिया। लेकिन अगर मोहर्रम चाहते हैं कि यार जब कभी ऐसा वक्त आए कि जब मैं पैसे देने के लिए केपेबल ना हूं, तो जो इसने मेरा हाल किया है वो ना कर सके, तो मैं क्या करूंगा, अपनी लायबिलिटी को लिमिट कर दूंगा। पहले क्या था, मेरी लायबिलिटी अनलिमिटेड थी। अगर मैं पे नहीं कर सका तो मेरे पास जो चीजें हैं उसको बेच के उसमें से पैसे जमा करके आप अपनी पैसे निकाल लो। तो शर्ट बिका, घड़ी बिकी, बेल्ट बिका, सब बिक गया, क्योंकि भाई पैसे इतने थे।
तो पहले तो पूछे भाई इतना जब दरिया दिली पैसे दी थे तो क्यों दिखाई, नहीं दिखानी चाहिए थी, लेकिन चलो दिखा दी दरिया दिली। तो अब क्या इसका इंपैक्ट आ रहा है कि घर की चीजें भी, पर्सनल एसेट्स भी बेचने पड़ रहे हैं। अनलिमिटेड समझ गए, लिमिटेड, यार कुछ भी हो जाए मेरे पर्सनल एसेट्स को टच मत करना। ये शर्ट नहीं उतारना भाई, मैं कोई भी चीज जो मैंने अपने पास रखी है मैं उसमें से कुछ नहीं दूंगा। हाँ, आपको मैं आने वाले वक्त में पे जरूर कर दूंगा, लेकिन इन चीजों को टच करने का अलाउ नहीं है। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं हम। आप गए बाइक वाले के पास, आपने कहा एक काम करते हैं कि मैं उसको कहता हूं अच्छा मेरे बच्चों, मैं बाइक वाले के पास गया, मैंने कहा यार मुझे उधार पे क्या दे दो, बाइक। 50,000 रुपए की बाइक थी, अज्यूम करते हैं। अब किस्तें किस्तें समझते हो ना, इंस्टॉलमेंट, हर महीने मुझे कुछ पैसे देने थे, 2,000 3,000 कोई भी अमाउंट में बात कर लेते हैं। तो मैंने 1 महीना दिया, 2 महीना दिया, 3 4 5 करते करते मैंने इंस्टॉलमेंट देना बंद कर दी। अब जाहिर सी बात है जिसने मुझे लोन पे बाइक दी है वो सवाल तो करेगा भाई क्या चक्कर है यार। मैं अभी क्या समझा रहा हूं, लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी और अनलिमिटेड लायबिलिटी का फर्क, क्योंकि जर्नल और लिमिटेड के अंदर मसला ही सारा इसी का है। अब ऐसा है कि आप पे नहीं कर सके तो वो बंदा आपसे क्या कहेगा, भाई अगर पे नहीं कर सकते तो अब एक काम करते हैं, इस बाइक को मार्केट में बेचते हैं, जितने पैसे आएंगे उसमें से वो पैसे जो आप नहीं दे पाए वो मैं रख लूंगा, और बाकी पैसे क्या करो आप रख लेना। जैसे 50,000 की बाइक लेट सपोज 40,000 की बिकती है, और जो रिमेनिंग पेमेंट आपको देनी है वो 30,000 देनी है, तो 40,000 में से 30,000 वो बंदा रख लेगा, 10,000 आप रख लोगे। या लेट सपोज 40,000 ही आपको देने और 40,000 की बिकी है, तो सारे के सारे पैसे। ये है लिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या, कि लेट सपोज 45,000 रुपए मांगता था, 45,000 मांगता था, लेकिन बाइक बिकी 40,000 की, तो अब क्या होगा, 5,000 के लिए घर की चीजें बिकना जरूरी हो जाए। अब इसको समझते हैं मेरे बच्चों, जर्नल और लिमिटेड के अंदर। यहां तक क्लियर है सब, साथ में सारे? अच्छा, देखिए मेरे बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है समझने का। अगर ये समझ गए तो सारे कॉन्सेप्ट समझ जाओगे। तो इसको बड़ा स्लोली एंड ग्रेजुअली लेके चलने वाला हूं। मैं अगर पहले से बिजनेस करता हुआ आ रहा हूं, मैं अगर पहले से बिजनेस करता हुआ आ रहा हूं और मैं किसी को इस बिजनेस का पार्टनर बनाता हूं, पहले से बिजनेस करता आ रहा हूं और मैं किसी को इस बिजनेस का पार्टनर बना रहा हूं, और मैं उससे ये कह देता हूं कि इस बिजनेस के जितने डिसीजन आज से पहले अकेले मैं लिया करता था, अब उसमें तुम भी बराबर के क्या हो, हिस्सेदार हो। तो मेरी और उसकी पार्टनरशिप में हम दोनों जनरल पार्टनर्स कहलाएंगे। यानी जब जनरल पार्टनर होगा तो लायबिलिटी क्या होगी, अनलिमिटेड, यानी हमारे घर के एसेट्स भी जाएंगे। यहां तक मसला खत्म। एक और सिनेरियो,
मैं पहले से बिजनेस करता हुआ आ रहा था। ताजदार ने कहा कि सर ऐसा है कि मैं पार्टनर तो बनने के लिए तैयार हूं, लेकिन बिजनेस के हर डिसीजन में मेरी एक्सपर्टीज नहीं है। मेरी एक्सपर्टीज तो ज्यादा से ज्यादा क्या है, प्रोक्योरमेंट में और मार्केटिंग पे। प्रोक्योरमेंट का मतलब परचेज डिपार्टमेंट जिसे कहते हैं। एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जो रॉ मटेरियल वगैरह खरीदता है। मेरी सिर्फ स्पेशलिटी इस पे ही है, तो लिहाजा इनसे रिलेट जो डिसीजन मेकिंग होगी मैं करूंगा, और बाकी चीजों से रिलेट जो डिसीजन मेकिंग होगी। अब मुझे बताओ कि जो ताजदार मेरा यहाँ पार्टनर बना है, उसने डिसीजन मेकिंग को लिमिट किया, तो उसका लॉस भी लिमिट होगा, प्रॉफिट भी लिमिट होगा। तो ये क्या कहलाया, लिमिटेड। और जब लिमिटेड पार्टनर आ जाए तो लिमिटेड मैं हुआ कि वो हुआ? हम दोनों लिमिटेड पार्टनरशिप के डोमेन में आ रहे हैं, क्या सिर्फ ताजदार लिमिटेड पार्टनरशिप के डोमेन में आ रहे हैं? सिर्फ ताजदार। मैं अब भी कौन हूं, जर्नल हूं। रिपीट करूं सिनेरियो। ताजदार ने पार्टनरशिप करने की कोशिश की और कहा लेकिन सर ऐसा है, मैं सिर्फ 2 डिपार्टमेंट के फैसले लूंगा, बाकी मुझे किसी काम में इंटरेस्ट नहीं है। अब हम 2 पार्टनर बन रहे हैं। ताजदार ने अपनी डिसीजन मेकिंग को क्या किया, लिमिट कर दिया, लेकिन मेरी डिसीजन मेकिंग क्या लिमिट हुई? बिल्कुल भी नहीं। ताजदार जो चीजों में डिसीजन मेकिंग कर रहा है उसमें भी मैं पार्टनर हूं, और जिन चीजों में वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहा उसमें तो मैं हुई। तो अब अगर लॉस हुआ तो ताजदार सिर्फ क्या करेगा, ताजदार कहेगा कि सर जितनी इन्वेस्ट की थी वो मुझे वापस नहीं चाहिए, वो लॉस में डाल दो, बाकी मैं चला एंजॉय करने। आप क्योंकि अनलिमिटेड लायबिलिटी वाले हो, आप जानो आपका काम जाने। तो इससे क्या कहते हैं मेरे बच्चों कि 2 लोग पार्टनरशिप में आते हैं तो कोई एक जर्नल होगा ही। और वो सिनारियो क्या था, ये वाला था, सिनारियो नंबर 2। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? कोई मसला तो नहीं है? आगे बढ़े जी मेरा बच्चा। कंट्रीब्यूट की बात नहीं की चंदा। बिजनेस नहीं कर रहा चंदा, असल में यहां पर हमारा मकसद प्रॉफिट का नहीं होता। हमारा मकसद इस तरह की पार्टनरशिप का होता है अपने लॉस को रिस्ट्रिक्ट करना। प्रॉफिट नहीं होता, लॉस को रिस्ट्रिक्ट, क्योंकि अनलिमिटेड लॉस बहुत बड़ा लॉस है ना। लिमिटेड लॉस तो फिर भी बेरेबल है, जितनी अमाउंट इन्वेस्ट की वो डूब गया। अब अनलिमिटेड होता तो मुझे मेरे घर की चीजें भी देनी पड़ जाती। तो ये बेसिकली जो मेथड है, जो टाइप है या जो नेचर है, वो लॉस को रिस्ट्रिक्ट करने की है, प्रॉफिट को नहीं। होगा ना, जितनी अमाउंट इन्वेस्ट की उतने से होगा। नहीं, मेरा क्यों होगा? मैंने जब लॉस को भी अनलिमिटेड रखा है तो मेरा प्रॉफिट भी तो। ऐसा हो नहीं सकता ना। किसकी अकॉर्डिंग बात करो, ताजदार क्या मेरे? वो तो कर दिया ना, सिर्फ उतना ही प्रॉफिट मिलेगा जितना इन्वेस्ट किया है। लॉस मैक्सिमम कितना बेयर करेगा, जितनी अमाउंट इन्वेस्ट की है। अब उसने अपने लॉस को लिमिट कर दिया, 2 लाख से ज्यादा मुझसे बात भी नहीं करना।
अब अगर एक सिनारियो और, मैं पहले से बिजनेस कर रहा हूं, क्या नाम है बच्चे तेरा? अरीशा आके बोलती है कि सर ऐसा है कि मुझे बिजनेस का कुछ नहीं पता, लेकिन मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं इन्वेस्ट करना चाहती हूं, आप मुझे एक सर्टेन प्रॉफिट दे सकते हैं? मैं कहा ठीक है। अब यह क्या बिजनेस के किसी डिसीजन में ये इन्वॉल्व है? किसी भी डिसीजन में इन्वॉल्व नहीं है। तो बिजनेस में जो अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है? मेरी वजह से। तो अगर कल कोई मेरे डिसीजन की वजह से लॉस होता है, तो क्या अरीशा को भी सारा लॉस भी बियर करना पड़ेगा, या सिर्फ इतना लॉस बियर करना पड़ेगा जितनी अमाउंट इसने इन्वेस्ट की है? तो स्लीपिंग पार्टनर भी क्या है? तीसरा सिनेरियो हो गया हमारा। एक चौथा सिनेरियो। तीन सिनेरियो में एक चीज कॉमन है, वो क्या? कि मैं पहले से बिजनेस करता हुआ आ रहा हूं, मैं पहले से बिजनेस करता हुआ आ रहा हूं, कोई और मेरे बिजनेस में आ रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि अरीशा और मैंने कहा कि काम करते हैं सर, नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं। मैं कहा चलो ठीक है, क्या करेंगे? बोला हम एक काम करते हैं, कॉस्मेटिक का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो अब हमने जो बिजनेस स्टार्ट किया, क्या वो आज से पहले एग्जिस्ट करता था? तो अब ये जो बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, ये भी जनरल पार्टनरशिप के क्राइटेरिया में आएंगे, और मैं भी जनरल पार्टनरशिप के क्राइटेरिया में। चेंज आ गया सिनेरियो में। अब यहां पर एक चीज और आ सकती है, वो क्या? मैं अरीशा को कहूंगा कि यार मेरा कॉस्मेटिक से क्या ताल्लुक भाई, ज्यादा मैं हेयर प्रोडक्ट अच्छी यूज करने का शौकीन हूं, ठीक है ना, शौक तो मुझे भी बहुत है, लेकिन ज्यादा नहीं, कुछ चीजों के। तो मैं ज्यादा कॉस्मेटिक तो जानता नहीं हूं, मेरा डोमेन नहीं है, मेरी एक्सपर्टी नहीं है, लिहाजा मैं क्या करूंगा, मैं जितना काम मैं बेहतर कर सकता हूं, सिर्फ उसी में पार्टिसिपेट तुम्हारे साथ करूंगा, बाकी तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मैं करूंगा पार्टिसिपेट, मैं फाइनेंस संभाल लूंगा, मार्केटिंग संभाल, मैं सारे काम नहीं, ऑपरेशनल लेवल काम नहीं, लेकिन वो काम जो मैं बेहतर कर सकता हूं। तो अब ये मैंने बातों में क्या कहा, क्लियर हो गया मामला? लिमिटेड जर्नल में फर्क पता चल गया बच्चों को मेरे? अब हम आगे बढ़े। देखो बच्चा, जब हम पार्टनरशिप करते हैं, तो मोस्टली बच्चे कॉमर्स के मुझे मैसेज करते हैं कि सर पार्टनरशिप मैक्सिमम कितने लोगों तक की जा सकती है? 20, और 50 में से 50 एक्टिव नहीं होंगे। 50 के 50 एक्टिव नहीं। एक्टिव का मतलब सारे के सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 30 को इनएक्टिव करना पड़ेगा, 30 को इनएक्टिव करना पड़ेगा। अब लेट सपोज इसी एग्जांपल को हम आगे ले लेते हैं, अरीशा और ये मेरे। अब मैं और अरीशा अगर बिजनेस कर रहे हैं, तो हम बिना कोई बात किए, ये अपने घर से पैसे ले आई, मैं अपने घर से पैसे ले आया, और बिजनेस करना शुरू कर देंगे, क्या ये तरीका होगा? हम एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे, उस डॉक्यूमेंट को कहेंगे पार्टनरशिप। जबरदस्त, क्या बोला मेरे बच्चे ने अभी? जबरदस्त एग्रीमेंट, जिसे हम डीड भी कहते हैं, ठीक है, पार्टनरशिप डीड भी कहते हैं। ये एग्रीमेंट क्यों बनाया जाएगा? क्योंकि देखो, जिंदगी में हमेशा अच्छाई तो नहीं रहती। अभी आज मेरे लिए न्यू स्टूडेंट है, मैं इसके लिए न्यू टीचर हूं, हमारा इतना इंटरेक्शन नहीं हुआ, इसने कहा यार चलो यार बिजनेस करते हैं। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करेगा, एक पैल्पिटेशन आएगी, यार ये तो मेरे हिस्से का खाता है, मैं बोलूंगा इसको तो बिजनेस संभालने नहीं आता, मैं सारा बिजनेस तो मैं संभाल रहा हूं, ये क्यों इतना प्रॉफिट लेके जा रही है, इसने तो बिजनेस के पैसों से गाड़ी भी ले ली, मैं तो अभी भी बाइक पे आ रहा हूं। तो अब हम दोनों को कोई ना कोई सुलेमानी कीड़ा काटेगा। अब उस वक्त जो कीड़ा काटेगा, तो एंड क्या होगा? फड्डा, पार्टनरशिप टूटेगी। तो पहले से हम क्या करके रखें? एग्रीमेंट।
कल को कोई चीज में खराबी आती है, ये अपनी तरफ से लाती है तो मैं एग्रीमेंट लेके आ जाऊंगा, देख भाई पहले बात हो चुकी है। और जब मेरी तरफ से मसला आएगा क्या कहेंगे, सर बेदुशारी बंद करें, ये देखें पहले बात हो चुकी है, चवलियां नहीं मारे, चल काम करें। क्लियर हो गया मामला। एग्रीमेंट बनाना अभी के लिए जरूरी नहीं है, वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए जरूरी है। क्या ये बात क्लियर हो गई हमारी? अच्छा जी, पार्टनरशिप बिजनेस में जब हम आते हैं, या चलो पार्टनरशिप से पहले मैं जरा एक टैक्स की बात करना चाहूंगा, वो मैं करता हूं। तो मैं वापस से सोल ट्रेडर पे आ रहा हूं क्योंकि मैं लिंक कर रहा हूं सबको। मैं जरा यहां एक बात बताऊंगा, ये लेट सपोज अरीशा है, सॉरी अरीशा, ठीक है। अब अरीशा ने बिजनेस किया, एक फायदा ब्यूटी क्रीम बेची, ठीक है। अब ब्यूटी क्रीम बेची, अब उन्होंने खरीदी थी कितने की? उन्होंने खरीदी 25 रुपए की, 25 रुपए की खरीदी। उन्होंने कहा यार मैं बेच देती हूँ इसे 100 रुपए में, ठीक है ना। अब इनकी कॉस्ट क्या थी? 25 रुपए दी, बेचा कितने में? तो इनके पास एक प्रॉफिट आया होगा जिसको मैं कहता हूं जीपी। अब इसमें से इन्होंने एक्सपेंस पे किया होगा, वहां से यहां तक चिंची में बैठ के लाई मार्केट से, या डिलीवरी करवाई होगी, फिर अपनी शॉप पे रखी होगी, उसके चार्जेस, सारे चार्जेस मिला के लेट सपोज हम कहते हैं 25 रुपए का एक्सपेंस और आ गया, 50 रुपए बच गए। ये क्या है, जबरदस्त मेरे बच्चों, बड़ा चीते चल रहे हो, नेट प्रॉफिट आ गया। अब ये 50 रुपए लेके ऐसे टांग पे टांग रख के इंजॉय कर रही थी, तो एक शख्स से इनकी ये इंजॉयमेंट देखी नहीं गई, और वो आगे बोला बेटा पहले तो सही बैठो और मुझे मेरा हिस्सा दो। यानी कि गवर्नमेंट आई और उसने कहा भाई टैक्स दे चल, ये 50 रुपए पूरे तुम्हारे नहीं है, इसमें कुछ हमारा भी हिस्सा है। अब टैक्स लगेगा इस पे, लेट सपोज 10% लग गया, तो अब अरीशा को क्या करना पड़ेगा? 5 रुपए डिडक्ट करने पड़ेंगे। और अब तो इस 5 रुपए के डिडक्ट होने की वजह से इसका मुंह बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना। पहले 50 रुपए अभी से बन गया, तो पहले 50 रुपए का प्रॉफिट था, अब 45 का हो गया, 5 रुपए का प्रॉफिट कम हो गया, क्यों? टैक्स की वजह से। अब टैक्स की जो परसेंटेज होती है वो स्लैब के अकॉर्डिंग, स्लैब कहते हैं एक लिमिट ब्रिक, कि अगर आपकी इनकम, अगर आपका बिजनेस का प्रॉफिट इतनी अमाउंट से इतनी अमाउंट तक का हुआ तो इतना परसेंट, इतनी अमाउंट से इतनी अमाउंट, जैसे ग्रेडिंग होती है ना स्कूल में, से 60 से 70 में है तो ए ग्रेड, 70 से फला है तो ए स्टार, इस तरह से लारे लप्पे दिए जाते हैं, यही होता है। तो इस तरह से टैक्स की भी क्या होती है? ग्रेडिंग होती है। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे टैक्स बढ़ रहा है, टैक्स की परसेंटेज बढ़ रही है, टैक्स की परसेंटेज बढ़ेगी तो इवेंचुअली टैक्स की अमाउंट भी बढ़ेगी। यहां मसला खत्म। अब पार्टनरशिप बिजनेस में भी ऐसा ही होगा कि मैं और ये पार्टनर हैं, अब हमें 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ था, हमने कहा 25 आपके 25 मेरे। अब टैक्स वाले आ गए, टैक्स वालों ने कहा कि भाई दोनों एंजॉय क्यों कर रहे हो, निकालो पैसे 10%, तो 2.5 रुपए मुझसे लिए, 2.5 रुपए उनसे लिए। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देने वाला, देखो मैं अगर सोल प्रोप्राइटर की फॉर्म में बिजनेस कर रहा हूं, मैं अगर सोल प्रोप्राइटर की फॉर्म में बिजनेस कर रहा हूं, तो जो पैसे मैं बिजनेस करके कमाऊंगा वो कमाने वाले पैसे मेरी पर्सनल इनकम कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? पर्सनल इनकम। क्योंकि मैंने अभी तक बिजनेस को रजिस्टर नहीं करवाया,
हर बिजनेस को रजिस्टर करवाना जरूरी होता है, लेकिन हमारे मुल्क में नहीं है। तो सोल ट्रेडर बिजनेस, एक ऐसा बंदा जो अकेला अपने बिजनेस को चला रहा है, अगर वो पैसे कमाना शुरू करेगा तो उस पे जो टैक्स लगेगा वो लगेगा ऑन द बेसिस ऑफ हिज और हर पर्सनल इनकम, नॉट अ बिजनेस इनकम। क्यों? क्योंकि उसका बिजनेस रजिस्टर नहीं है। लेकिन अगर उसने अपना बिजनेस रजिस्टर करवा लिया तो अब जो टैक्स लगेगा वो पर्सनल इनकम की बेस पे नहीं लगेगा, वो बिजनेस की इनकम पे टैक्स लगेगा। बात समझ आ रही है? रिपीट कर दूं एक दफा और। देखो मेरे बच्चों, सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप बिजनेस, सुनना मेरी बात बड़े गौर से। चलो पहले सोल ट्रेडर समझा देता हूं, फिर पार्टनरशिप पे आता हूं। अगर मोहर्रम अकेला बिजनेस स्टार्ट कर रहा है एसी बेचने का, एसी बेच बेच के इसने 1 लाख रुपए कमा लिए, वो जो 1 लाख रुपए पे टैक्स लग रहा होगा, जो टैक्स की परसेंटेज आएगी वो परसेंटेज बेसिकली होगी पर्सनल इनकम वाली, क्योंकि इसने अपने इस बिजनेस को रजिस्टर नहीं करवाया। लेकिन जैसे ही अपने बिजनेस को रजिस्टर करवा लेगा तो उस प्रॉफिट पे जो परसेंटेज लगेगी वो रजिस्टर बिजनेस की लगेगी। यहां एक बच्चा सवाल पूछ सकता है कि सर एक बात बताओ कि जब एक बिजनेस रजिस्टर नहीं है तो टैक्स क्यों दें? तो मेरे बच्चों, जो टैक्स डिडक्ट करवा रहे हो, जो टैक्स लगाया जा रहा है, बेसिकली वो बिजनेस रजिस्टर नहीं है, वो बात समझ। लेकिन आप तो रजिस्टर हो ना, टैक्स पेयर तो हो ना आप। और जब भी आप कमाना शुरू करोगे आप टैक्स रजिस्टर कहलाओगे। आप जब भी कमाना शुरू करोगे, अब वो जॉब की फॉर्म में पैसे कमाओ, बिजनेस करके पैसे कमाओ, किसी भी अंदाज में, आप खुद टैक्स रजिस्टर हो, इसलिए टैक्स वाले आपकी इनकम पे टैक्स लगा रहे हैं। वो पैसा जो आपने एसी बेच के कमाया है उसको बिजनेस नहीं समझ रहे, अनटिल आप बिजनेस क्या करा दो, रजिस्टर करवा दो। यहां पर एक बच्चे का दिमाग चलता है और बच्चा कहता है कि सर ऐसा है कि मैं जो पार्टनरशिप डीड बना रहा हूं, आप दोनों ने ये जो डीड बनाई है, इसका मतलब ये नहीं कि बिजनेस रजिस्टर हो गया। सवाल है, गौर से सुन के जवाब दें। मैं और अरीशा ने जो अभी एग्रीमेंट बनाया, क्या ये एग्रीमेंट में हमने अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग लिखी या हमने अपने इस पार्टनरशिप बिजनेस को रजिस्टर करवाया था? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग लिखी थी। इसका मतलब एग्रीमेंट बनता है 2 लोगों के दरमियान, 20 लोगों के दरमियान। इसका कतई यह मतलब नहीं है कि मैं अपने बिजनेस को रजिस्टर करवा रहा हूं। एग्रीमेंट बनाना आप पे है, तभी तो कहते हैं कि एग्रीमेंट ओरली भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है, लेकिन बेहतर क्या है, रिटर्न होना, ताकि कोई डॉक्यूमेंटेड चीज हो तो भूले तो नहीं, वरना तो पसड़ सकती है। ये मैंने तो नहीं बोला था सर, झूठ बोल रहे हो आप। मैं बोलूँ आप चमाटे भी नहीं करा सकता, लड़की है, मोरा मदद दो बुद्धि पे। हाँ सर, सॉरी सर, गलती हो गई। अब इसके लिए मैं लाऊं, कोई लड़की लाऊं मोटी ताजी, कूटे इसको टाइट करके, तो एक अलग बात है। लेकिन लौंडों को चमाटे कराई जा सकती हैं, इसको नहीं कराते, ये बच जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, एग्रीमेंट पहले से रिटर्न बना लूंगा। देखो ऐसा था, ये ड्यूटी आपकी है, ये काम आप करेंगी, ये प्रॉफिट मैं करूंगा, ये सारी चीजें। तो बिजनेस को रजिस्टर करवाना इज समथिंग एल्स, और मेरा और इसका एग्रीमेंट किसी बिजनेस को चलाने पे होना इज समथिंग एल्स। यहां तक बात क्लियर है हमारी? ये बात मैंने क्यों की, क्योंकि जब आपको मैं रीड करने के लिए दूंगा तो वहां पर पर्सनल इनकम का जिक्र कुछ जगहों पे होगा, तो उस टाइम पे आप होंगे कंफ्यूज कि सर ने पर्सनल इनकम तो पढ़ा ही नहीं। तो मैंने अभी से आपको ये बात बता दी। क्या यहां तक सारे मसले हल है हमारे? क्या मेरा बेटा, आप ट्यूशन पढ़ाते हो, आप ट्यूशन पढ़ा के जो पैसे कमा रहे हो वो आपकी पर्सनल इनकम है। आप ट्यूशन सेंटर खोल के पैसे कमा रहे हो,
और वो ट्यूशन सेंटर रजिस्टर नहीं करवाया, तो वो भी क्या कहलाएगा आपकी? अगर आपने ट्यूशन सेंटर रजिस्टर करवा दिया तो फिर वो बिजनेस इनकम। दोनों पे टैक्स देगा। नहीं नहीं, फिर वो टैक्स जाएगा बिजनेस का टैक्स कंबाइन। अभी मैं 25 रुपए पे मैं टैक्स दे रहा हूं, 25 रुपए पे ये दे रही है, वो मेरी पर्सनल इनकम जितनी कमाई है उस पे है। लेकिन जब मैं रजिस्टर करवा लूंगा तो मुझे पूरे 50 रुपए पे टैक्स देना पड़ेगा। जी मेरा बेटा, वो टैक्स डिडक्ट करने के बाद फिर डिवाइड होगा। नहीं समझ आया? फिर डिवाइड होगा, फिर वो जो टैक्स दिया जाएगा वो मेरी पर्सनल इनकम का होगा। क्यों? क्योंकि एक तो बिजनेस पे टैक्स ले लिया, वो तो खत्म हो गया। अब मैंने जो कमाया, टैक्स वाला बोलेगा तूने कहां से कमाया? मैं बोलूंगा यहां से कमाया। बोला कमाया तो ना, टैक्स दे चल। वो बिजनेस ने दिया ना चंदा, बिजनेस ने कमाया ना, तो बिजनेस ने टैक्स दिया। बेटा ये मिसहैप क्यों हो रहा है? यहां एक बच्चे का जहन में आएगा कि सर रजिस्टर करवाना तो मेरे लिए लॉस हो गया, यही सवाल आ रहा है ना। तो फायदा भी तो बहुत हुआ। मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट कहती है कि जो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप बिजनेसेस हैं उनको इस तरह का रिलीफ देंगे, ऑल्दो कभी मिला नहीं है, लेकिन एक अज्यूम कर दें कि ये बेनिफिट्स होंगे, तो उस वक्त तो हमें फायदा मिलेगा ना। जी मेरा बच्चा, एक मिनट, क्या कह रहे हो बेटा, वापस बोलो। दूसरे नाम की दुकान समझा नहीं बच्चे। बेटा वो एक अलग क्राइटेरिया में आता है। वो देखो, सेम नाम की दो दुकानें, फिर क्या होता है, नाम रजिस्टर करना पड़ता है ना। इसकी एक मिसाल है, दिल पसंद मिठाई वाला देखा है किसी ने? एक क्लिफ्टन पे खुला हुआ है दिल पसंद। जब उसने दिल पसंद खोला तो ऑब्जेक्शन आ गया, तो उसने अपने दिल पसंद के आगे लगा दिया न्यू दिल पसंद, चेंज हो गया ना। ये कौन बीच में नेचती है? खड़ा हो, मुंह धो के आ और क्लास में तमीज से बैठ मेरे बच्चे। जा मेरा बच्चा चल। हाँ तो मेरा बच्चा जाके रेस्ट कर ले। जी बच्चा पूछें। हुआ एक ही टेस्ट में, समझा नहीं चंदा। एक बिजनेस तो बिजनेस अपना पे कर रहा है, वो मैं कंसर्न नहीं हूं उससे। अगर बिजनेस टैक्स पे नहीं करेगा तो बिजनेस पे ऑब्लिगेशंस आएंगी। अगर मैं नहीं पे करूंगा, लेट सपोज, इसको इस तरह से समझो कि लेट सपोज मैंने टैक्स नहीं दिया, तो मेरा बिजनेस आके बंद करेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं, मुझे बंद करेंगे। अगर बिजनेस ने टैक्स नहीं दिया, मैंने टैक्स दे दिया, ये फायदा होगा ना। क्लियर है यहां तक बात? कोई ऐसी बात जो ट्रांसलेट कर रही हो आप? यहां तक सारा सिनेरियो समझ आ गया मेरे बच्चों को? जी मेरा बेटा, क्यों करवा दें? बेटा सवाल बड़ा अच्छा आया है, बिजनेस रजिस्टर क्यों करवाते हैं, उसका क्या एडवांटेज है? देखो, रजिस्टर बिजनेसेस को बहुत सी चीजों के लिए फायदा मिलता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के वक्त में, बिजनेस को ग्रो करने पे, जब आप बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोन लेने जाते हैं वहां पे, अगर आपका बिजनेस रजिस्टर नहीं है
और अगर आप लोन लेने जाते हो तो जो लोन आपको दिया जा रहा है वो आपकी पर्सनल कैपेसिटी पे दिया जा रहा है, बिजनेस को देख के नहीं दिया जा रहा। क्लियर है बात? मेरे ख्याल से हमने इस एरिया पे इसलिए टाइम लगाया ताकि हम अपने जो भी एम्बिग्यूटीज थी उसको क्लियर कर सकें। अब आज के जो ऑब्जेक्टिव में हमने बात करनी है उस पे आ जाते हैं हम। सारी चीजें यहां तक क्लियर हैं? कोई स्पेशली पीछे जो बैठे हैं क्लियर है बच्चे? क्या नाम है तेरा? इरफान। आ गया। अब बात सुनिएगा, मैं जरा अपने लेक्चर को एक और अंदाज में फिर से रिपीट कर रहा हूं, लेकिन यहां मैं करूंगा बहुत सी नई बातें, तो बड़े गौर से सुननी है। देखो मेरे बच्चों, जब एक इंडिविजुअल, अरीशा की जगह कौन ले ले भाई? मोहर्रम ले लेते हैं, ठीक है? ये मोहर्रम है, ये बिजनेस करना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है। तो पैसा कमाना जब चाहता है तो इसे बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा, एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी और वो कमाएगा, सिंपल सी बात है। लेकिन यहां पर अगर उसे अपने बिजनेस को ग्रो करना है, अगर अपने बिजनेस को ग्रो करना है तो क्या काम करेगा मेरे बच्चों? ये ग्रो करने का क्या मतलब है? एक्सपेंड करना। पहले अकेले काम कर रहा था, ये चाहता है 20-25 एम्प्लॉय काम करें, एक अच्छा सा ऑफिस हो जाए, अलग अलग डिपार्टमेंट हो, जैसे एक बिजनेस चलता है वैसे हो जाए। क्या करेगा? क्या करेगा? ऐसा क्या करना चाहिए उसको? पैसे हैं, चलो पैसे छोड़ दिए, पैसा बहुत सुकून नहीं, क्या करेगा? शेयर्स वेयर्स पे मत जा, सही है। एम्प्लॉय हायर कर लिए, मार्केटिंग कर ली, सब कर लिया, बताओ। जबरदस्त, करीब करीब पहुंच गए। बहुत, क्या नाम है बच्चे तेरा? अब्दुलरहमान, बहुत अच्छा पॉइंट है। और क्या करेगा बेटा? जबरदस्त पॉइंट है। और वेरी गुड, और जबरदस्त, वेरी गुड, आते जाओ, स्ट्रक्चर में आ गया। हाँ मेरा बेटा, आईटी की इन्वॉल्वमेंट लाना। और अब एक काम करते हैं, जब आप यहां एडमिशन लेने के लिए आ रहे थे तो सबसे पहले आपने रजिस्टर करवाने के बाद खुद को क्या चीज पहले करना शुरू की? क्लासेस लेना शुरू की। और आपने, आपका ऑब्जेक्टिव क्या था? पीआरसी क्लियर करना। उसके लिए आपने कहा भाई क्लासेस लूंगा, सेल्फ पढ़ूंगा, और टेस्ट कंडक्ट होंगे तो टेस्ट में परफॉर्म करूंगा, डेली बेसिस पे रिवाइज करूंगा, और इवेंचुअली कोर्स खत्म होगा तो पेपर, सवाल होंगे तो टीचर से पूछूंगा। ऐसा ही है मेरे बच्चों। ये सारे काम करने को मैं अगर एक वर्ड कह दूं कि आपने अपने कामों को ऑर्गेनाइज किया तो गलत तो नहीं होगा? ऑर्गेनाइज का मतलब क्या है? अपने काम को ऐसा पैटर्न पे लाना जिससे ग्रो भी करे, जो काम कर रहे हैं उसमें उसकी परफॉर्मेंस में इनहेंसमेंट भी आए, आपको आपकी गलतियों का भी पता चले, और आपको यह भी पता चले कि कौन सा ऐसा टाइम है जहां रिलैक्स भी कर सकता हूं, दोस्तों में भी जा सकता हूं, खाने का भी पूछ सकता हूं किसी से, ठीक है? अब इस ऑर्गेनाइज को हम कहते हैं
यानी कि ये ऑर्गेनाइज एक टूल है, ये एक टूल है जिसको अगर मैंने अडॉप्ट किया तो मैं 4 काम कर सकूंगा। ऑर्गेनाइजेशन एक टूल है, ऑर्गेनाइजेशन एक टूल है जिसमें 4 चीजें आती हैं। पहला, सोशल अरेंजमेंट, कलेक्टिव गोल, कंट्रोल परफॉर्मेंस, सेपरेट बाउंड्रीज। जरा इस पे बात कर लेने, सारे साथ रहें। अगर नहीं लिख पाएंगे तो कोई टेंशन नहीं है, सब मिल जाएगा, सब मिल जाएगा इंशाल्लाह। ये ऐसा टूल, देखो आपको पीआरसी का आपका पास करने का ऑब्जेक्टिव था, सीए में पीआरसी क्लियर करने का ऑब्जेक्टिव था, तो ये ऑब्जेक्टिव घर बैठते यूट्यूब पे लेक्चर देखना शुरू करते, किताबें खरीदते और कर लेते। आपको पता था या डाउट था कि अगर ये काम मैं खुद से करना शुरू करूं तो मैं इतना इफेक्टिव एफिशिएंट तरीके से पूरा नहीं कर सकूंगा, लिहाजा मुझे एक ऐसी जगह पे जाने की जरूरत है कि जो मेरा ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए मेरी हेल्प करे। आप आ गए यहां पे, आपने अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए यही इदारा क्यों चूज किया? डॉ मेडिकल चले जाते, आईबीए चले जाते, लम्स चले जाते, कराची यूनिवर्सिटी चले जाते। आपको पता था जितनी भी यूनिवर्सिटीज, जितने भी सेंटर्स हैं, उनका ऑब्जेक्टिव वो नहीं है जो मेरा है, और ऑब्जेक्टिव मेरा क्या है? सीए करना। तो आपने एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन देखी जिसका ऑब्जेक्टिव आपके ऑब्जेक्टिव से क्या करे, तभी तो हम सोशली अरेंज हुए। अगर आपका ऑब्जेक्टिव सीए करना नहीं होता तो हमारी मुलाकात होती? ऑब्जेक्टिव है तभी तो मुलाकात है, ये सब्जेक्ट है तभी तो मुलाकात है। और मिलना था, लिखा था मिलना, तो मिल भी लिया। अब मेरा और आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? मुझे वो सब्जेक्ट पढ़ा के पास करवाना है, आपको पढ़ के पास करना है। मैं और आप सोशली अरेंज हो गए ओरिएंटेशन में। अब हमारा ऑब्जेक्टिव तो सिमिलर है। अब अगर हम रोज नीचे चलते हुए मिलते, सीढ़ियों पे मिल रहे हैं, कॉरिडोर पे मिल रहे हैं, क्या आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होता? हमें एक बाउंड्री में आना पड़ा क्लास की, कि अगर ऑब्जेक्टिव हम दोनों को अपना अपना पूरा करना है तो हमें एक वक्त पे जमा होना पड़ेगा एक ऐसी जगह पे जहां अपना ये ऑब्जेक्टिव पूरा कर सके। तो हमने एक बाउंड्री में क्या बनाई इस क्लास को, एक तंबू बनाते, सब बैठ जाते, टीचर आ रहे हैं अपना पढ़ा रहे हैं, कोई भी स्कैटर्ड, तो क्या हम अपना ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर सकते थे? नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, सोशली अरेंज होने के बाद अपने आप को एक बाउंड्री के अंदर बांधा ताकि हम आइसोलेट हो जाएं, डिस्ट्रैक्शन से हट जाएं, ताकि हम जब यहां आए, यहां इस क्लास में अरसलान भाई आए, काशिफ भाई आएंगे और मैं आया, जैसे जैसे टीचर आते हैं वो अपने साथ एक नया ऑब्जेक्टिव लाते हैं जो आपसे मैच करता है। लेकिन अगर मैं नीचे दिसंबर बैच वालों को पढ़ा रहा हूं, ऑल्दो मैं वहां सेपरेट बाउंड्री में तो हूं, लेकिन क्या उससे आपका ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा है? तो मुझे आपका ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए आपकी बनाई हुई सेपरेट बाउंड्री पे आना पड़ेगा। जैसे आप लोग आते हैं यहाँ क्लास लेने, लेकिन घर पे जो बच्चे क्लास ले रहे हैं वो इतना इफेक्टिवली पढ़ सकते हैं अनटिल उनके पास कोई अलग से ऐसी जगह ना हो घर पे सुकून से पढ़ने वाली। अगर कॉमन में बैठ के पढ़ रहे हैं तो यहां से इसका डिस्ट्रैक्शन, यहां से इसका डिस्ट्रैक्शन, ऑब्जेक्टिव
फुलफिल नहीं हो रहा, तो वी हैव टू बी आइसोलेट आवरसेल्फ। फिर इसके बाद आइसोलेट हो गए, मैं आया लेक्चर दे दिया, मैं आया लेक्चर दिया, लेक्चर देने के बाद मैं अपने घर आया, अपने घर। अब हमने देखना है कि जो बात मैं पढ़ा रहा हूं क्या समझ आ रही है। उसके लिए मैंने क्या किया, आपको कहा बेटा घर जाके पढ़ना, सवाल पूछना, आप लोगों ने सवाल पूछे। अब मैं इस बात को कैसे मानूं कि जो सवाल पूछे और जिनके जवाब आपको मिले वो वाकई समझ आए। आओ जरा एक टेस्ट लेते हैं जिससे आपकी परफॉर्मेंस किस पोजीशन की है, किस तरह से कंट्रोल करके चलना पड़ेगा, समझ आना शुरू हो गया। तो कंट्रोल परफॉर्मेंस कैसे होगी, जब टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे, जब मैं सोशली अरेंज भी हो गया, सेपरेट बाउंड्री भी बना ली, अपने डेली के ऑपरेशंस को कंट्रोल करना, इवेल्युएट करना भी शुरू कर दिया, तो जो मेरा और आपका गोल है कलेक्टिवली वो अचीव हो जाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा टूल है जिसे कोई भी अपनाएगा वो ग्रोथ आएगा, एनहांसमेंट इन परफॉर्मेंस आएगी, और उसे पता चलना शुरू होगा कि वो कहां वीक है, कहां स्ट्रांग है। अब एक ऐसा बंदा है जिसका मकसद पैसा कमाना है, उसके लिए कोई कारोबार करता है, कारोबार को बिजनेस कहा जाता है। जब भी वर्ड बिजनेस का आएगा, बिजनेस के पीछे एक ही इंटेंशन होगी, अर्निंग प्रॉफिट। इसे मैं कह सकता हूं कमर्शियल बिजनेस है। ये कमर्शियल बिजनेस का पता है ना, कमर्शियल कहते हैं जिससे कमाया जा रहा हो पैसा। हमने कभी घरों में सुना है यार ये रेजिडेंशियल बिजनेस है, ये कमर्शियल बिजनेस है, बिल्डिंग है ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, ये कमर्शियल बिल्डिंग है। क्या फर्क है, यहां पर रहने के लिए लोग आ सकते हैं, रेंट पे भी और खरीद के भी, लेकिन यहां कोई ऑफिस नहीं बन सकता और यहां कोई रह नहीं सकता, क्योंकि ये बिल्डिंग बनाने का पर्पस क्या था और ये बिल्डिंग बनाने का पर्पस। तो इसी तरीके से एक इंडिविजुअल का पर्पस कमर्शियल भी हो सकता है और नॉन कमर्शियल भी हो सकता है। कमर्शियल बिजनेस पर्पस को अचीव करने के लिए भी ऑर्गेनाइजेशन का टूल लिया जाता है, और नॉन कमर्शियल बिजनेस के पर्पस को अचीव करने के लिए भी ऑर्गेनाइजेशन का टूल लिया जाता है। तभी हम कहते हैं प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नहीं समझ आई बात? मेरा मोहरम का मकसद है पैसा कमाना, बिजनेस करेगा, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव पर्पस प्रॉफिट मेकिंग। ये ऑर्गेनाइजेशन का टूल ले रहा है, इस टूल को एक्वायर करने के पीछे क्या मकसद है, प्रॉफिट का ना। तो मैं कहूंगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन का टूल किस पर्पस से आके मिल गया, प्रॉफिट से, तो मैं कहूंगा कि भाई प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये। यानी कि ये जो टूल अब मेरे लिए काम करेगा उससे मैं प्रॉफिटेबिलिटी को इनहेंस कर सकता हूं। लेकिन अगर यही चीज ये भाई साहब लेते हैं और इनका पर्पस पैसा कमाना नहीं है, वेलफेयर करना है, फंड कलेक्ट करना है, लोगों की मदद करना है। अब ये लोगों की मदद करेंगे तो कैसे लोगों से अरेंज होंगे, जो लोगों की मदद करवाना चाहते हैं, जो डोनेशन देना चाहते हैं, उनसे अरेंज किया जाएगा खुद को। ये किसके पास जाया करेंगे, कस्टमर के पास और सप्लायर के पास। ये किसके पास जाएंगे, डोनर्स के पास, जो डोनेशन दे सके। सोशली अरेंज खुद को किससे करेंगे, जो पैसे डोनेट कर सके और जिनको पैसों की जरूरत हो। सेपरेट बाउंड्री क्या होगी, क्या ये रोड पे बैठ जाए मुझे पैसे दे दो, मुझे पैसे दे दो। ये कोई एक जगह देंगे कि भाई ये जगह पे आप आके पैसे अपने डोनेट कर सकते हैं, और यहां से मैं आपके पैसे फला जगह पे ले जाऊंगा, किसी को राशन दिलवाऊंगा, किसी को फला चीज बताएंगे। जब ये काम हो रहा होगा
तो जो पैसे डोनेट कर रहा है उसको कैसे ट्रस्ट आएगा कि इरफान सही काम कर रहा है? तो ये जब भी कभी डोनेशन के पैसे आएंगे, उनसे जो भी चीज खरीदेगा उसकी रसीद बनाएगा। मिसाल के तौर पे मुझे आके इसने राशन दिया, तो मेरे साथ एक साइन लेगा, ऑथेंटिक एड्रेस होगा, मेरी इनकम के बारे में पता होगा। तो मैं क्या करूंगा, जिसने डोनेशन दिया है उसको बिना मेरे नाम के पहुंचाऊंगा कि भाई आपका पैसा फला बंदे को इस तरीके से ऐसे ऐसे पहुंच गया। ट्रस्ट आएगा, दोनों को पता चलेगा कि हाँ, हमने जिस बंदे के साथ अरेंज हुए हैं, हम दोनों का ऑब्जेक्टिव भी सेम है, हम दोनों का गोल भी सेम है। इसके पास एक इदारा है, एक जगह है जहां आके मैं ट्रस्ट कर सकता हूं। चलता फिरता कोई बंदा नहीं है, कोई ऑफिस है इसका कि जहां पर मुझे ट्रस्ट आ सके, हाँ यार कल को अगर ये पैसे लेके भाग जाए तो मुझे पता हो कि इसकी दुकान यहाँ है, इसका ऑफिस यहाँ है। ऐसे राह चलते पे तो आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। कंट्रोल परफॉर्मेंस के यार हाँ, मैं जितने पैसे ले रहा हूं उससे मैं इतने लोगों को फायदा दे रहा हूं, मुझे ही पता चलना शुरू होगा, यानी इरफान को जो पैसे दे रहे हैं उनको ट्रस्ट आना शुरू होगा। तो इवेंचुअली यहां पर जो ऑर्गेनाइजेशन का टूल आया है वो प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए, नॉन प्रॉफिट। तो हम कहेंगे कि ये बंदा जो ऑर्गेनाइजेशन का टूल ले रहा है उसके पीछे मकसद है नॉन प्रॉफिट, और ये जो मकसद है प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगा, ये प्रॉफिट होगा। क्या बात क्लियर है? इसी बात को एक और अंदाज में समझते हैं, इसी बात को एक और अंदाज में समझते हैं, समझना जरूरी है। बेटा दो वर्ड्स हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक है प्राइवेट सेक्टर और एक है मेरे बच्चों पब्लिक सेक्टर। एक क्या है? प्राइवेट सेक्टर, एक है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर कौन सा सेक्टर होता है? जिसे ओन और गवर्नमेंट करे, जिसका ओनर और उसको संभालने वाला, उसकी देखभाल करने वाला कौन हो? गवर्नमेंट हो। और प्राइवेट सेक्टर कौन? जिसे ओन और संभालने वाले मेरे और आप जैसे लोग हो। अब पब्लिक सेक्टर में कौन कौन सी चीजें आती हैं? हॉस्पिटल आ गया, गवर्नमेंट कॉलेजेस स्कूल आ गए, यूनिवर्सिटीज आ गई, बहुत से ऐसे इदारे हैं, देखे होंगे सुई गए, ये सारी चीजें अगर मैं एग्जांपल लूं। अब इन सब का यानी गवर्नमेंट का इस तरह के इदारे ऑर्गेनाइजेशन खोलने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है? वापस बोलना। यानी गवर्नमेंट अगर ये सारे इदारे खोलती है तो पैसे कमाने के लिए नहीं खोल ली। तो पब्लिक सेक्टर के अंदर जितनी भी चीजें फॉल कर रही हैं वो नॉन प्रॉफिट है, वो नॉन प्रॉफिट है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में गवर्न और ओन कौन कर रहा है? मैं, मेरे जैसे और आप जैसे इंडिविजुअल कर रहे हैं। अब मेरे पास तो चॉइस है प्रॉफिट कमाने का या नॉन प्रॉफिट कमाने का। पब्लिक के पास चॉइस नहीं है, पब्लिक नॉन प्रॉफिट पे ही जाएगी। अब यहां एक सवाल आ रहा होगा जिसको मैं आगे बताता हूं। प्राइवेट में क्या होगा? मैं और आप चला रहे हैं, ओन कर रहे हैं, तो हमें क्या होगा? हमारे पास ऑप्शन है, क्या मुझे पैसे कमाना है या दुआएं लेनी है? गवर्नमेंट कहती है तेरे पे चॉइस है, मेरे पे नहीं है, जैसे तू चाहे। मैं कहता हूं भाई मुझे पैसे कमाना है। बोला पक्का? बोला हाँ ठीक है। बोला जो पैसे कमाएगा ना उसमें मेरा हिस्सा दे देना टैक्स की फॉर्म में। लेकिन लेट सपोज एक बंदा आता है, बोलता नहीं मैं दुआएं लूंगा, तो गवर्नमेंट कहेगी सोच ले, क्योंकि ये तेरा काम है नहीं, तू खुद से कर रहा है तेरी अपनी पर्सनल विल पे। क्योंकि जो काम तू करने का बोल रहा है वो ऑलरेडी तो मैं कर रहा हूं, तो तेरे करने की नीड नहीं है। लेकिन फिर भी अगर तू करना चाहता है तो मेरी एक बात सुन ले, रिपीट कर रहा हूं, पूरे सिनेरियो को बड़े गौर से सुनना, क्योंकि मैं आगे एक टर्म कहने वाला हूं। गवर्नमेंट ने कहा कि भाई तेरा मकसद अगर प्रॉफिट कमाना नहीं है
तो ये बात पे सोच के फैसला ले ले, क्योंकि जो काम करने का तू सोच रहा है वो ऑलरेडी मैं कर रहा हूं। तो तेरे पास ऑप्शन है, या तो पैसे कमा ले या तो फिर दुआएं ले ले। दुआएं लेने वाला काम तो मैंने रखा ही अपनी जिम्मेदारी पे, लेकिन फिर भी तू अगर करना चाहता है तो कर, लेकिन मेरी एक बात का ख्याल रखना कि कभी भी तुझे पैसों की जरूरत पड़ेगी तो मुझसे मत मांगना। कभी भी पैसों की जरूरत पड़े तो मेरे पास मत आना ये बोलते हुए कि यार मैं तो इतना अच्छा काम कर रहा हूं, मैं तो लोगों की खिदमत कर रहा हूं, मेरे पास पैसे कम हो गए, गवर्नमेंट मुझे थोड़े पैसे दे दो। तब मैं बोलूंगा बेटा शार्ट हो यहां से, क्योंकि पहले ही बोला था, पहले ही बोला था। और तेरे बिजनेस कह रहा हूं, तेरी इस मकसद में जो भी कामकाज होंगे उसको संभालने की भी जिम्मेदारी मेरी, कि कल को कोई मसला आ जाता है, तेरे को कोई काम करने नहीं देता, तू गवर्नमेंट के पास आके बोले कि यार मुझे काम करने नहीं दे रहे, मैं तो यहाँ स्कूल बनाना चाह रहा हूं। मेरा मकसद नहीं है भाई, तू जान तेरा काम जाना है। यहां तक क्लियर है बात? पक्का? जी मेरा बच्चा। पर्सनल लेवल पे ली, गवर्नमेंट लेवल पे नहीं ली। हुकूमत को नहीं कहा आप मुझे पुलिस अलॉट करो, पुलिस को पर्सनल रिक्वेस्ट की कि हम ऐसा काम करने जा रहे हैं, आप अगर हमारे साथ इस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो प्लीज करें। तो अब मेरी पर्सनल विल है ना जी। सब जगह पे आऊंगा, थोड़ा रुक जा, अभी आ रहा हूं। मैंने कहा कि अब सारी चीजें एक साथ नहीं, पहले यहां तक क्लियर हो गया। ऐसे इदारे जिससे मैं चला रहा हूं, यानी मेरे जैसे इंडिविजुअल चला रहे हैं, और उनके चलाने का मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है, तो पहली बात मैं कहूंगा इनका मकसद नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन जो काम वो कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन वो चला रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम होना चाहिए? उस ऑर्गेनाइजेशन में ना गवर्नमेंट की तरफ से मुझे कोई पैसे मिल सकते हैं, ना उसकी कोई देखभाल आ सकती है। तो ऐसे इदारे कहलाते हैं एनजीओ, जिसे हम कहते हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन चलाने वाले मेरे और आप जैसे लोग हैं, जिनका मकसद पैसा कमाना नहीं है। वो इस एनजीओ को चलाने में जो ऑर्गेनाइजेशन टूल हासिल करते हैं, उसके पीछे मकसद नॉन प्रॉफिट होता है। लेकिन इनको एनजीओ क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है ताकि इन्हें डिस्टिंग्विश करा जा सके उन इदारों में जो पब्लिक सेक्टर है और उन इदारों में जो प्राइवेट सेक्टर है। जो पब्लिक सेक्टर के इदारों में आ रहे हैं वो तो है ही एनपीओ, लेकिन इनको मैं कौन सा ऐसा अलग नाम दूं? ऑल्दो इनका मकसद भी एनपीओ ही है, लेकिन कोई ऐसा नाम तो देना पड़ेगा ना जिससे दोनों के अंदर डिस्टिंग्विश हो जाए कि यार ये कोई प्राइवेट ओन करता है, ये हुकूमत ओन करती है। तो मैंने उनको नाम दे दिया एनजीओ। क्लियर है यहां तक बात? नहीं क्लियर? अब जब मैं ना, एक मिनट ना बेटा, जब मैं आपको ना फंड में सपोर्ट कर रहा हूं, ना मैं आपकी देखभाल में सपोर्ट कर रहा हूं, मैं कौन? गवर्नमेंट। ना आपका मकसद पैसे कमाना है, तो मैं एक फेवर दे सकता हूं, मैं टैक्स नहीं लूंगा। जवाब आ गया? मैं टैक्स नहीं लूंगा, जाओ माफ, जाओ माफ। अब यहां पर एक ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट क्या है सर? ऐसा है कि हमने बहुत से एनजीओस को देखा है, उनकी कोई ना कोई शॉप होती है, कोई ना कोई, वो भी कोई ना कोई बिजनेस करते हैं सर। अब मेरी एक बात का यहां जवाब दें। मस्जिद में
कुतुब खाने देखें, टोपियां बेचते हैं, किताबें बेच रहे हैं, क्या उनका मकसद बिजनेस है या वो जो मस्जिद संभाल रहे हैं उसके एक्सपेंसेस को बेयर करना है? प्रॉफिट कमाना तो नहीं है ना। तो ऐसा कतन नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कोई बिजनेस ही ना करे। वो करेगी बिजनेस, लेकिन उस बिजनेस के पीछे मकसद कमाना नहीं होगा, बल्कि इतना लेना होगा जिससे वो अपने एक्सपेंसेस को क्या कर सकें। क्योंकि बार बार तो कोई इतनी डोनेशन दे नहीं रहा, बार बार फंड्स कहां से लाऊंगा, बार बार लोगों के पास जाके क्या बोलूंगा। तो मैं एक काम करता हूं, मैं ऐसी कोई सर्विस स्टार्ट करता हूं जिससे मैं इतने पैसे चार्ज करूं कि मेरे ये तमाम ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो जाएं और मेरा एक्सपेंस भी निकल जाए। क्योंकि अगर मैं अपना एक्सपेंस भी बेयर करने के कैपेसिटी में ना रहा तो मैं अपना ऑब्जेक्टिव भी लूज कर जाऊंगा और मुझे ये इदारा भी बंद करना पड़ जाएगा। क्लियर है यहां तक बात? मस्जिद में कारी साहब है, मौज़िन है, सबकी तनख्वाहें देनी पड़ती है, बिजली का बिल है। बार बार मस्जिद वालों ने बोला कि यार कमेटी वालों से पैसे मांगने पड़ते हैं, लोगों से पैसे मांगने पड़ते हैं, एक काम करते हैं हम यहाँ एक कुतुब खाना बनाते हैं, एटलीस्ट वहां से कुछ चीजें बिकेंगी, तो उससे क्या होगा, हमारी जो एक्सपेंसेस हैं उसमें से कुछ हम यहां से ले लेंगे। उसका मकसद तो ये नहीं है ना कि बहुत सारे बिजनेसेस बनाने। जी बेटा, ओनर कौन होगा? कमा रहा है तो टैक्स पे करेगा, कमाने पे टैक्स पे किया जाता है। देखो, अब आप आ गए साइड पे, साइड पे वो कुछ भी करता रहे, इस पे टैक्स नहीं होगा, वो अलग है, ये अलग है। बात समझ, आप दोनों को मिलाओ नहीं। अब वो साइड पे बिजनेस करेगा, जाहिर सी बात है वहां उसका मकसद प्रॉफिट कमाना है, तो गवर्नमेंट उसको उस तरह से डील करेगी। गवर्नमेंट डील करती है, टीचर आपको डील करता है। जैसे मैं जो आपको ये बातें बोल रहा हूँ, काशिफ भाई भी वही बातें बोलेंगे, कभी भी नहीं बोलेंगे। वो आपको अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग समझाएंगे, मैं आपको बिजनेस के अकॉर्डिंग समझा रहा हूँ। अरसलान भाई आपको क्यूएम के अकॉर्डिंग बातें बताएंगे। अब मैं ही आपको कोई और सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू करता हूं तो आप मुझे ये थोड़ी बोलेंगे आपने वहां ये बात बोली थी, यहां ऐसी क्यों बोल रहे हैं। भाई वहां का ऑब्जेक्टिव अलग था, यहां का ऑब्जेक्टिव अलग है। क्लियर नहीं हुई मेरे ख्याल से बात? जी बच्चे, एक ही है, कहने के अंदाज फर्क है। और बेटा, और कोई सवाल? देखो, फंड्स के अलावा पहली बात, एनजीओ को कोई भी चीज देने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की नहीं है, लेकिन हेल्प तो कर सकती है ना। जो हेल्प, अच्छा हेल्प करने पे लाइबिलिटी तो नहीं है ना कि आप ही ने हेल्प करनी है। जो भी चीज हेल्प करेगी उसे कहेंगे ग्रांट। यार मेरी तरफ से इतना, मेरे पे जरूरी नहीं था, लेकिन क्योंकि अब हालात ऐसे हैं, लोगों को मोटिवेशन लाने के लिए मैं भी आपको पैसे दे रहा हूं। या मिसाल के तौर पे यार ये एक जगह है, यहां आपको स्कूल बनानी है, ये तो गवर्नमेंट ओन्ड जगह है, एक काम करो हमारी तरफ से ले लो। करना जरूरी नहीं था, लेकिन अगर कर रहे हैं तो इनकी बड़ाई है। हम इनसे ये नहीं कहते यार ये तो जमीन आपकी है, आप तो गवर्नमेंट है, आप दे दें, तो भाग इधर से। अगर गवर्नमेंट ऐसी जमीनें बांटती रहे तो इकोनॉमी को कैसे बूस्ट करेगी? यहां तक क्लियर हुआ? पर्पस पढ़ा, प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर पढ़ लिया। अब बात आती है ओनरशिप की। तो प्राइवेट सेक्टर में ओनरशिप किसकी होगी?
मेरी और आपकी, और वो 3 तरीकेकार से हो सकती है, सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप और कंपनी। लेकिन पब्लिक सेक्टर में ना कोई सोल ट्रेडर होगा, ना कोई पार्टनरशिप होगी, ना कोई कंपनी होगी। अब यहां बच्चा घूम जाता है, जो कॉमर्स का पढ़ा होगा वो पब्लिक सेक्टर को पब्लिक कंपनी से आके मिलाना शुरू कर देगा। ये मत करना, आएंगे सवाल। पब्लिक कंपनी अलग है, पब्लिक सेक्टर अलग है। पब्लिक कंपनी अलग है, पब्लिक सेक्टर अलग है। पब्लिक सेक्टर का ओनर और संभालने वाले गवर्नमेंट है, उसमें कोई सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप और नहीं आता। ये सारी चीजें कहां आती है? प्राइवेट सेक्टर के अंदर। क्या हो ऐसे गुजारा तो मेरे को कुछ समझ नहीं आया क्या? यहां तक बात क्लियर है? कोई मसला? कोई मसला नहीं है। कितना टाइम है हमारे पास? आखिरी के मैं कुछ चीजें करूंगा, फिर सबको कंक्लूड करेंगे और क्लास ऑफ है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अकाउंटेबिलिटी किसको कहते हैं? अकाउंटेबिलिटी किसको कहते हैं? वापस बोले, जवाब देना। आप किसको अकाउंटेबल हैं? पेरेंट्स को, क्लास में टीचर को। मैं किसको अकाउंटेबल हूं? हेड्स ऑफ, आप लोगों को, हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूट्स को। पब्लिक सेक्टर किसको अकाउंटेबल है? अबे गवर्नमेंट तो संभाल लिए, पब्लिक को अकाउंटेबल है ना, अवाम को अकाउंटेबल है ना। नहीं समझे बात? अकाउंटेबिलिटी क्या है? जवाब दे। मैंने आपको कहा बेटा ये काम कर लेना, मैंने आपको अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल किया और अकाउंटेबल भी किया। बेटा ये काम हो जाए तो बताना भी है, जवाब दे भी हो आप, ये काम सही हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। तो यहां जो पब्लिक सेक्टर है, जिन इदारों को गवर्नमेंट ओन कर रही है, चला रही है, वो गवर्नमेंट किसको अकाउंटेबल है? मुझे और आपको, कि देखें सारी फैसिलिटी दे दी है, XYZ काम कर दिया है, ये इंप्रूवमेंट आ रही है। प्राइवेट सेक्टर में कौन ओन कर रहा है? मेरे और आप जैसे लोग। तो हम किसको अकाउंटेबल हैं? गवर्नमेंट को भी अकाउंटेबल हैं, कस्टमर को भी अकाउंटेबल हैं, सप्लायर्स को भी अकाउंटेबल हैं, अपने दूसरे पार्टनर को भी अकाउंटेबल हैं, अपने शेयर होल्डर्स को भी अकाउंटेबल हैं, अपने आसपास की कम्युनिटी को भी अकाउंटेबल हैं। क्या मतलब आसपास की कम्युनिटी? नीचे पार्किंग पे बहुत रश हो जाता है, आसपास के लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो अकाउंटेबल है ना, हम जवाब दें ना। नीचे लड़कों का फड्डा हो गया, वो लड़ना शुरू कर दिया, अकाउंटेबल तो हम ही है ना, क्योंकि इस इदारे में बच्चे आ रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी होती है जवाब दे। तो प्राइवेट सेक्टर जवाब दे किसको है? गवर्नमेंट को है, कस्टमर है, सप्लायर है, दूसरे पार्टनर को है, अपने एम्प्लॉइज को है और शेयर होल्डर को। और पब्लिक सेक्टर पब्लिक को है, क्योंकि गवर्नमेंट ओन कर रही है। एक और सवाल, पब्लिक सेक्टर को पैसे चाहिए होंगे ग्रो करने के लिए, पब्लिक सेक्टर को पैसे चाहिए होंगे ग्रो करने के लिए, यानी पब्लिक सेक्टर को फंड्स की रिक्वायरमेंट अगर आ गई तो कहां से फुलफिल करेगी? कैसे? जबरदस्त। या फिर IMF लोन दे दो। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में फंड्स की जरूरत होगी, तो फंड्स को हासिल करने के पीछे पर्पसेस की बात करना जरूरी है। ये फंड प्रॉफिट के लिए लिए जा रहा है या नॉन प्रॉफिट के लिए? तो पहले बात करते हैं नॉन प्रॉफिट के लिए फंड लिया जा रहा है। तो नॉन प्रॉफिट के लिए फंड किस तरह की शक्लों में आ सकता है? डोनेशन की, एक ही शक्ल है डोनेशन। और अगर फंड लेने के पीछे पर्पस है प्रॉफिट, तो लोन है, पार्टनरशिप है, अपने पर्सनल पैसे हैं,
या शेयर होल्डर से पैसे आना है। क्लियर हो गई यहां बात? कोई मसला यहां तक? सब क्लियर है? कितना टाइम है? मैं 5 मिनट क्लास पहले ऑफ कर दूंगा। अब जल्दी से हम क्या करते हैं, मिलके जो बातें पढ़ी, देखो आज की क्लास का, अच्छा ऑनलाइन वाले बता दें कि जो बातें आज हमने की क्या वो सही समझ आई? अच्छा जी, क्लास स्टार्ट हुई, हमने स्टार्ट किया अपना लेक्चर प्रीवियस एरियाज से, टेंजिबल डिस्कस किया, इंटेंजिबल डिस्कस किया, कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रॉफिट डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया प्रोडक्ट और सर्विस का फर्क, अनलिमिटेड और लिमिटेड लायबिलिटी का फर्क, पार्टनर में लिमिटेड और जनरल का फर्क, फिर हम आए ऑर्गेनाइजेशन पे, पार्टनरशिप में जबरदस्त एग्रीमेंट को डिस्कस किया, टैक्स डिस्कस किया, बिजनेस के रजिस्टर होने का फायदा, बिजनेस अगर रजिस्टर नहीं है तो टैक्स किस पे दिया जाएगा, पर्सनल पे दिया जाएगा। फिर हमने डिस्कस किया एग्रीमेंट बनाना जरूरी क्यों है, वर्बल होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए। फिर हमने डिस्कस किया कि भाई हम अगर प्रॉफिट मेकिंग काम करना चाहते हैं या नॉन प्रॉफिट, तो ऑर्गेनाइजेशन का टूल होगा। ऑर्गेनाइजेशन में कितनी बातें हैं? 4 बातें हैं, सोशल अरेंजमेंट, सेपरेट बाउंड्री, कंट्रोल परफॉर्मेंस, कलेक्टिव गोल। इस टूल को प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनी भी इस्तेमाल कर सकती है और नॉन प्रॉफिट भी। पब्लिक सेक्टर जिसे ओन कौन करता है? प्राइवेट, मेरे और आप जैसे लोग। प्राइवेट लोगों के पास 2 ऑप्शन है, या तो प्रॉफिट पे चले जाए या नॉन प्रॉफिट पे। जो प्राइवेट सेक्टर नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड काम कर रहे हैं उनको एनजीओस कहा जाता है, क्योंकि ना उसमें गवर्नमेंट किसी किस्म का पार्टिसिपेशन फंड में करती है, ना उनको संभालने में करती है। हाँ, गवर्नमेंट उनको ग्रांट्स दे सकती है, लेकिन गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी। फिर हमने बात की अकाउंटेबिलिटी की। पब्लिक सेक्टर में अकाउंटेबल है हम पब्लिक को, आवाम को। प्राइवेट में सप्लायर, कस्टमर, गवर्नमेंट, बहुत सी चीजें। फिर ओनरशिप की बात आ गई। पब्लिक में कोई सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप वगैरह नहीं है, यहां पर है। और फंड रेजिंग गवर्नमेंट करती है टैक्स की फॉर्म में या लोन लेके, प्राइवेट वाले अपने पैसे लगा के, लोन लेके, पार्टनरशिप की फॉर्म में, और अगर प्राइवेट वाले एनजीओ चला रहे हैं तो डोनेशन की फॉर्म में। आज के टारगेट में पार्टनरशिप और सोल ट्रेडर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी शामिल थे, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सके। उसका रीजन मैं हर क्लास से पहले आपको एक प्लानर सबमिट करा करूंगा कि अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे। उसका रीजन ये है कि जो बच्चा छुट्टी करने का सोच रहा है उसको उसका लॉस पता चल जाए कि यार इस क्लास में अगर मैं कोई चीज छोड़ता हूं तो मेरा ये लॉस होगा। ठीक है मेरे बच्चों? तो अगर आज आप प्लानर देखें उसमें ये शामिल है एडवांटेजेस, लेकिन मैंने नहीं पढ़ाया। मैं जो आज आपको इंशाल्लाह नोट्स दूंगा उसमें मैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिख के दूंगा। तो आपके होमवर्क में क्या है, अच्छा आज का जो नोट्स हैंडआउट दूंगा वो हैंडआउट 1 से कंप्लीटली डिफरेंट होगा। उसमें पुरानी बातें भी होंगी और आज के लेक्चर की भी चीजें शामिल होंगी। तो आपको उसमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस नजर आएंगे, आपने वो रीड करने हैं। और जब रीड करोगे तो मसले, जो समझी हुई चीजें हैं वो भी, और जो डिस्कस नहीं की सिर्फ पढ़ने के लिए दिए उसमें भी मसले आएंगे। आपने वो मसले पूछना शुरू करने, और जब अगली क्लास में हम आएंगे तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हाफ कुक्ड होंगे।
तो जब हम स्टार्ट करेंगे तो अपनी प्रीवियस क्लास को भी समराइज करेंगे और जो चीज हाफ कुक्ड है उसको कंप्लीट कुक करके हम अपने आगे के एरिया की तरफ मूव करेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस हमारा कंप्लीट होगा। कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे और बतानी है। देखो, मैं बुक के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, बुक के चैप्टर को फॉलो नहीं कर रहा, ये सीक्वेंस मेरी अपनी बनाई हुई है। मैं आपको बताऊंगा कि ये जब मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि ये बुक में कहां लिखा है, ये बुक में कहां लिखा है, फिर जाके रीड करना, क्योंकि इस दफा का पैटर्न कंप्लीटली डिफरेंट है। और ये पैटर्न क्योंकि 4-5 बैचेस के बाद में अप्लाई करने वाला हूं, सोचा तो बहुत पहले से था, लेकिन अप्लाई अब इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने हर बैच में कोई ना कोई एक्सपीरियंस किया और एक चीज एक्सपीरियंस हर दफा कांस्टेंट की कि जब मैं बच्चों को बुक पढ़ने के लिए देता हूं तो बहुत सी चीजें मैंने नहीं बताई होती और बच्चा वो पढ़ रहा होता है, तो बच्चा कहता है यार ये तो पढ़ाया नहीं, तो डीमोटिवेशन आने लगती है। तो जब मैं सब कंप्लीट करा दूंगा, नोट्स के साथ बुक को बताऊंगा कि बेटा ये चीज यहां ऐसे लिखी है, ये चीज यहां ऐसे लिखी है, ये चीज यहां ऐसे लिखी। क्लियर हो गई बात? ऑफ कर रहा हूं, 5 मिनट है। अगर किसी का कोई सवाल हो तो पर्सनल लेवल पे आके मुझसे यहां डिस्कस कर ले, वरना क्लास खत्म करते हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।